हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल प्यारे चैनल वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल पर मैं प्रफुल्ल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको इस लेक्चर का पीडीएफ नोट्स और करंट अफेयर्स का नोट्स लगातार मिलता रहे, जिससे आपकी तैयारी सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। दोस्तों, हमने पिछले अपने लेक्चर से यूनाइटेड नेशंस पर एक सीरीज प्रारंभ की थी और उसमें हमने यूनाइटेड नेशन का एक व्यापक इतिहास बताया था कि किस तरह से यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई। और जो है, आपको अगर सीरीज अच्छी लगी, आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इस सीरीज इस उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस के को आज हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस के 5 भाग बनाए गए हैं। इसके अलावा इसकी अन्य अभिकरण या एजेंसीज भी हैं, जिन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आज हम ये विशेषतः यूएन जनरल असेंबली पर चर्चा करेंगे, जो इसका एक प्रमुख अंग है। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हम सुरक्षा परिषद कहते हैं। फिर अगला है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसे हम आर्थिक एवं सामाजिक परिषद कहते हैं। फिर अगला है ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसे हम न्यास परिषद कहते हैं। और इसके अलावा एक पांचवा अंतिम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इस तरह से ये जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं। तो इस तरह से ये 5 अंग हैं जो जो इनके द्वारा ही पूरा यूनाइटेड नेशन कंप्लीट होता है। तो इन्हीं अंगों के बारे में आज हम जानते हैं और इनमें से हम जानेंगे जनरल असेंबली। उसके बाद लगातार आपको सिक्योरिटी काउंसिल, फिर सभी जो ऑर्गन्स हैं उन पर जो है आपको लेक्चर मिलता रहेगा। तो आज हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में जानते हैं। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दोस्तों एक बहुपक्षीय वार्ता मंच यानी मल्टीलेटरल कन्वर्सेशन फोरम की तरह से कार्य करती है। तो इसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 1945 में यूएन चार्टर के द्वारा की गई। यूएन चार्टर के बारे में हमने पिछले लेक्चर में विस्तार से बताया, उसका वर्णन किया है। आप उस लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं। देखेंगे और उसमें आप इसको समझेंगे किस तरह से यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट हुआ, का इतिहास क्या रहा, और उसके अलावा यूएन चार्टर के बारे में भी आप जानेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्माण एवं एक प्रतिनिधात्मक या रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है। मतलब संयुक्त राष्ट्र का एक ये मुख्य विचार विमर्श केंद्र है। यहाँ पर नीतियों का निर्माण होता है, यहाँ पर कानूनों का निर्माण होता है और सभी देशों का यहाँ पर्याप्त प्रतिनिधित्व होता है। तो इस महासभा में विश्व के मान्यता प्राप्त 193 देशों का प्रतिनिधित्व होता है। तो दोस्तों, कुल पूरे विश्व में 193 देश संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता प्राप्त देश हैं और इन देशों का महासभा के अंदर प्रतिनिधित्व होता है। प्रत्येक देश अपना अपना एक प्रतिनिधि यहाँ पर नियुक्त करता है। तो एक तरह अब जैसे सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आपने सुना होगा, हम अभी आगे चर्चा करेंगे। तो उसमें जो है कुछ देश ही होते हैं, कुछ स्थायी देश हैं और कुछ अस्थायी देश हैं। जैसे 5 देश स्थायी हैं और इसके अलावा अन्य देश जो है अस्थायी हैं। तो उनका वहाँ पर प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन वो वर्ष में वो अपने अपने कार्यकाल के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो किंतु जो महासभा, इसके अंदर सभी देशों का प्रतिनिधित्व होता है। तो यह महासभा इन देशों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुपक्षीय विचार विमर्श हेतु एक मंच प्रदान करती है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि विचार विमर्श होता है, सभी देश आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, फिर उस समस्या का समाधान करते हैं। तो इस तरह से जो है, और ये जो समाधान किया जाता है, ये समाधान यूएन चार्टर के अंतर्गत ही किया जाता है। तो यूएन चार्टर को हम एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत, जिसके अंदर रहते हुए इन सभी मुद्दों पर विचार विमर्श तथा उनका समाधान किया जाता है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण होता है सभी प्रतिनिधियों के द्वारा। जो है एक तरह से ये विश्व के लिए लेजिस्लेचर का काम करता है। और लेजिस्लेचर के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, जिस पर आप जाकर देख सकते हैं। तो ये फिर इन कानूनों का निर्माण करती है और फिर उन्हें कोडिफाई करती है, संहिताबद्ध करती है, एक क्रम में उनको लिखने का काम करती है। तो इसमें जो है ये अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इस महासभा की बैठक वर्ष में एक बार तो होती ही है, अगर ज़रूरत पड़े तो बाद में भी जो है इसको आयोजित किया जा सकता है। तो वो सितंबर और अक्टूबर माह के बीच में इसकी बैठक आयोजित की जाती है।
और इसके अलावा कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर जनवरी से सितंबर के बीच में भी इसको आयोजित करने का प्रावधान किया गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं महासभा के कौन कौन से कार्य हैं और इसकी क्या क्या शक्तियाँ हैं। तो महासभा अपनी क्षमताओं के अंतर्गत जो इसके कार्य हैं, जो इसकी पावर्स हैं, उसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर अनुशंसाएं देती है, रिकमेंडेशन देती है और इसके द्वारा राजनीतिक, आर्थिक, मानवीय, सामाजिक तथा कानूनी कदमों की शुरुआत की जाती है जो विश्व भर के लोगों के जीवन को बेहतर बनाते हैं। और मतलब दोस्तों, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमन एंड जो कानूनी लीगल्स जो मेजर्स हैं इसके द्वारा जो है शुरू किया जाता है। और ये जो मेजर्स हैं, ये जो कदम हैं, ये लोगों को सशक्त बनाने में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो महासभा के देश हैं, इनकी जो कमिटमेंट होती है, इनकी कमिटमेंट वर्ष 2000 में स्वीकार किए गए मिलेनियम डिक्लेरेशन या मिलेनियम घोषणा पत्र तथा 2005 में स्वीकार किए गए वर्ल्ड समिट आउटकम डॉक्यूमेंट के द्वारा तय होती है। और इसके अनुसार जो इसका कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट इस प्रकार है। हम जानते हैं कौन कौन से इसके उद्देश्य हैं। एक तरह से हम उसको उद्देश्य कह सकते हैं जिनको ये पूरा करने का प्रयास करती है। तो सब ये डेवलपमेंट यानी विकास और गरीबी उन्मूलन, जो पॉवर्टी एलिमिनेशन है, गरीबी उन्मूलन के साथ साथ ये शांति, सुरक्षा, निरस्त्रीकरण या डिसआर्मामेंट प्राप्त करने हेतु विशिष्ट लक्ष्यों तक पहुंचना इसका उद्देश्य होता है। तो जैसे गरीबी उन्मूलन के लिए ये पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए तमाम तरह के अपने कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा शांति और सुरक्षा और निरस्त्रीकरण। दोस्तों, निरस्त्रीकरण क्या है? डिसआर्मामेंट किसे कहते हैं? डिसआर्मामेंट जो परमाणु जो हथियार हैं उनको बनाने पर रोक या एक तरह से उन पर प्रतिबंध लगाना ही डिसआर्मामेंट या निरस्त्रीकरण है। तो सभी तरह के हथियार सारे देश बनाते हैं, किंतु न्यूक्लियर वेपन्स पर बनाने पर रोक लगाई गई है। और आप जानते हैं कि एक एनपीटी हुआ था जिसे हम परमाणु अप्रसार संधि या जिसको हम ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑन न्यूक्लियर वेपन्स जो हुआ था, उसमें जो है उसके द्वारा इस पर रोक लगाई गई है। और यह ट्रीटी जो है मैं डेट भूल रहा हूँ, वर्ष 1968 में ये हुई थी। और वर्ष 1968 में इस संधि की गई थी। और इस संधि को एक यूनाइटेड नेशंस के स्पॉन्सरशिप में एक आयोग था, उसने और 8 अन्य देशों की कमेटी ने इसको निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये ट्रीटी ये सुनिश्चित करती है ये प्रतिबंध लगाती है देशों के न्यूक्लियर वेपन्स के निर्माण में, जबकि ये न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करने के लिए प्रमोट भी करती है। तो इस तरह से, किंतु भारत ने अभी तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि भारत ये मानता है कि ये एक भेदभावपूर्ण संधि है। तो इस पर कभी हम चर्चा करेंगे परमाणु अप्रसार संधि पर विस्तार रूप से। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको एक मोटा मोटा नॉलेज आपको इस पर मिल गया है। मानव अधिकारों की सुरक्षा और कानून के शासन को बढ़ावा देना। तो मानव अधिकारों, जैसे आपने अभी कुछ दिन पहले रोहिंग्या का मामला सुना होगा, तो उस पर जो है यूनाइटेड नेशन के जो है मानवाधिकार आयोग ने जो है इस पर विस्तार रूप से इसको व्यापक रूप से आगे बढ़ाया, उठाया। और इस तरह से ये मानव अधिकारों की सुरक्षा करता है और उसके लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा जो है कानून के शासन या रूल ऑफ लॉ जिसको हम कहते हैं, उसको भी प्रमोट करने का काम करता है। इस पर स्टडी करता है सभी देशों में कानून का पर्याप्त रूप से शासन है कि नहीं, कानूनों का पालन हो रहा है। तो इस तरह से इसकी प्रतिबद्धता है। इसके अलावा है पर्यावरण की रक्षा करना। तो इसके अंतर्गत जैसे आपने COP21 या पेरिस सम्मेलन या पेरिस कॉन्फ्रेंस का नाम सुना होगा, तो उस पेरिस कॉन्फ्रेंस में जो 2015 में आयोजित की गई थी,
तो पेरिस कॉन्फ्रेंस में दोस्तों उसमें इन्वायरमेंट या क्लाइमेट पर चर्चा की गई थी। तो इस तरह से ये तमाम आगे होते रहते हैं। अभी फिर होने वाली है, प्रस्तावित है, जैसे वो बायोफ्यूल पर होगी चर्चा और क्लाइमेट पर होगी। तो इस तरह से जो 2020 में होनी है। तो तमाम इस तरह से आगे कार्यक्रम होते हैं जो आपके पर्यावरण पर आयोजित होते हैं। तो अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत करने हेतु प्रयास करना। तो जैसे संयुक्त राष्ट्र को जो फंडिंग है वो सभी देशों के द्वारा दी जाती है, और उस फंडिंग में पर्याप्त रूप से फंडिंग आ रही है कि नहीं आ रही, इस पर जो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ही उस पर चर्चा करती है। तो इस तरह से उसको उसके मजबूत करने के लिए ये प्रतिबद्ध है। तो आगे हम अब बढ़ते हैं कि इसके द्वारा, इस महासभा के द्वारा जो विचार किए जाते हैं उन उसके प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। तो यह जो है संयुक्त राष्ट्र के बजट पर चर्चा करती है, उसका अनुमोदन करती है, उसको एक्सेप्ट करती है, और इसके अलावा जो सदस्य राष्ट्र हैं उनका वित्तीय मूल्यांकन करती है, वित्तीय यानी फाइनेंशियल असेसमेंट करती है। तो दोस्तों जैसे बजट पर तो चर्चा ठीक है, अनुमोदन ठीक है। तो इसका तात्पर्य क्या है, वित्तीय मूल्यांकन, सदस्य राष्ट्रों का वित्तीय मूल्यांकन। दोस्तों विश्व के अंदर तमाम देश हैं, जैसे कुछ जो है गरीब कंट्री हैं और कुछ अमीर हैं। तो उनमें या जिन्हें हम डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं, जिन्हें हम डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं। तो उन देशों में वित्तीय स्थिति का अंतर बहुत व्यापक होता है। अब अमेरिका को ही देख लीजिए, अमेरिका की इकोनॉमी और भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा अंतर है। तो इस तरह से इसका कार्य है ये सुनिश्चित करना कि देशों के बीच में उनको उनको मतलब पर्याप्त रूप से संसाधन मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं, वो अपने जीवन स्तर को, अपनी समृद्धि को किस तरह से बढ़ा रहे हैं। तो इस पर ये चर्चा करती है, और फिर उनको फंडिंग, अगर विकास के लिए उनके फंडिंग भी मुहैया कराती है। जैसे आपने विश्व बैंक का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का नाम सुना होगा, जो इस पर धन मुहैया कराते हैं, ग्रांट भी देते हैं। तो तमाम तरह के कार्य करते हैं। आगे हम इन पर व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। फिर ये है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य प्रतिनिधियों का चुनाव ये करती है। जैसे स्थायी प्रतिनिधि तो फिक्स हैं, जिनको वीटो पावर प्राप्त है, लेकिन जो अस्थायी प्रतिनिधि हैं उनका चुनाव होता है। तो उनको चुनने के लिए उनका चुनाव इसी संयुक्त राष्ट्र महासभा में होता है, जिसमें अभी हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य चुना गया। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखने और सामान्य सिद्धांतों का रिकमेंडेशन करती है। तो किस तरह से देशों के मध्य काम किया जाएगा, उनके बीच में किस तरह से सुरक्षा और शांति बनाई रखी जा सकती है, इस पर जो है ये रिकमेंडेशन भी करती है। इसके अलावा जो है यह उन विषयों पर भी विचार करती है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित होते हैं, तो हमने अभी बताया आपको। तथा सुरक्षा परिषद ने जिन विषयों पर विचार कर लिया है उनकी रिपोर्ट को भी ये एक्सेप्ट करती है। तो सुरक्षा परिषद का जो प्रमुख कार्य है वो देशों के मध्य सुरक्षा को बनाए रखना, उनकी सुरक्षा करना, उनके हितों का ध्यान रखना। तो उसके द्वारा जो रिपोर्ट एक्सेप्ट की जाती है, उनके द्वारा जो भी विषय एक्सेप्ट किए जाते हैं उनकी रिपोर्ट को यहाँ पर रखा जाता है, उनके विवरण को यहाँ पर रखा जाता है। अगला है, यदि संयुक्त राष्ट्र के किसी अंग की शक्तियाँ एवं कार्यों के प्रभावित होने पर उन पर विचार विमर्श भी करती है। मतलब क्या है कि ये जो महासभा है, ये संयुक्त राष्ट्र की जो शक्तियां हैं, कार्य हैं, अगर किसी भी उसकी संस्था के जो है कोई मतलब अगर वो प्रभावित हो रहे हैं या पर्याप्त रूप से फंडिंग नहीं मिल पा रही है, काम नहीं कर पा रही हैं, तो फिर उस पर जो है विचार विमर्श का भी कार्य करती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सहयोग, इंटरनेशनल पॉलिटिकल कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विकास, डेवलपमेंट ऑफ लॉज, तो उनको जो है कोडिफाई करने का काम भी करती है, संहिताबद्ध करने का काम करती है। इसके अलावा जो है मानव अधिकारों, मौलिक स्वतंत्रताओं की प्राप्ति और एवं आर्थिक, सामाजिक, मानवीय, सांस्कृतिक एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों को
बढ़ावा देने हेतु उन पर अध्ययन की शुरुआत करती, इन पर अध्ययन करवाती है। जैसे आपने आप देखते रहते हैं कि जो है आप सुनते रहते हैं कि कभी जो है कभी स्वतंत्रता पर, जैसे जो फंडामेंटल फ्रीडम है उस पर कभी बात आती है, मानवाधिकारों पर एक अध्ययन आता है। तो इस तरह से तमाम अध्ययन आया करते हैं। बहुत सारे अर्थव्यवस्था पर अध्ययन आते हैं कि भारत जो है इस स्थान पर है। तो इस तरह से तमाम जो है अध्ययन आते रहते हैं। तो ये अध्ययन करवाने का कार्य यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली करती है। फिर अगला है देशों के मध्य खराब हुए उनके संबंधों को सुधारने का भी ये कार्य करती है। जैसे अभी हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी, जब मान लीजिए भारत और चीन का जैसे युद्ध हुआ 1962 में, तो उनके बीच में उनके संबंध बिगड़ गए थे। फिर उनको आमने सामने लाने का पुनः कार्य जो है फिर से यूनाइटेड नेशन के प्रयासों के द्वारा हुआ। तो उनके बीच में एक ब्रिज का एक काम करती है और उनके बीच में समझौता कराने का भी काम करती है। उसके समझौता कराने के लिए अपने रिकमेंडेशन भी देती है। इसके अलावा जो सुरक्षा परिषद एवं जो अन्य संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं, अभिकरण हैं, उनकी रिपोर्ट्स पर भी ये विचार करने का कार्य करती है। फिर अगला है सर्वसम्मति पर बल, मतलब कंसेंसस पर इसको ये जो है आजकल इस पर बहुत ज़्यादा बल दिया जा रहा है। जैसे प्रत्येक 193 सदस्य राष्ट्रों का महासभा में एक एक वोट होता है। हर एक देश का अपना एक वोट होता है और उनमें जो है सभी देश एक एक वोट करते हैं। तो जैसे शांति एवं सुरक्षा पर अनुशंसाएं, सुरक्षा परिषद तथा सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के सदस्यों का चुनाव तथा बजट से संबंधित प्रश्नों पर इस तरह से एक चर्चा होती है और इनमें जो है 2/3 बहुमत प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इनमें 2/3 बहुमत आवश्यक है। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। तो वर्तमान में ये प्रयास किया जा रहा है कि औपचारिक मत लेने की बजाय विषयों पर कंसेंसस हो, यानी सर्वसम्मति हो। तो इस तरह से प्रयास किया जा रहा है कि सर्वसम्मति हर मुद्दे पर रहे, सभी देश सहमत हों। फिर आगे हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बांदे हैं, जो 74वें सत्र के लिए नियुक्त हुए हैं। ये नाइजीरिया के रहने वाले हैं। तो इस तरह से अभी जैसे अब जो सत्र होगा वो 74वां सत्र तो ऐसे कंप्लीट हो चुका है। अब अगला सत्र 75वां होगा। तो इस तरह से आज हमने जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में व्यापक रूप से जानकारी ली। और दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। और दोस्तों, आप अपनी अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट की क्लासेस आप उनको करने के लिए आप इकोनॉमी चाणक्य जितेंद्र सिंह चैनल को, यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन्हें टेलीग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर हमारे चैनल पर आपको लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय राज्य व्यवस्था और वर्ल्ड ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी पर हम इस पर लेक्चर चला रहे हैं। अभी यद्यपि इन पर अभी ये पूर्ण नहीं हो पाई है सीरीज, किंतु ये आगे बढ़ती रहेगी। तो इसके अलावा आप जो है अर्थव्यवस्था और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को पढ़ने के लिए, अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करने के लिए आप इस चैनल पर जा सकते हैं और उसको जो है पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको लेक्चर कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।